हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी एक्सपर्ट। माई सेल्फ अनुराधा शेखावत, आपकी जनरल साइंस फैकल्टी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी एक्सपर्ट आपको देता है एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए। तो उसी के अंदर आज हमारी जो क्लास है वो रहने वाली है बायोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक यानी कि सेल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि साइंस के अंदर आपके 3 पार्ट हैं, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आते हैं। अगर हम सबसे मैक्सिमम वेटेज देखें तो मैक्सिमम वेटेज होता है बायोलॉजी के क्वेश्चंस का। साथ ही साथ इसका एक रीज़न और है, हम अपनी यूट्यूब सीरीज़ में सबसे पहले बायोलॉजी क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। इसका दूसरा कारण ये है कि बायोलॉजी सब्जेक्ट की जो नेचर है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में थोड़ी सी ईजी रहती है। फिजिक्स केमिस्ट्री से थोड़ा सा ईजी पड़ता है आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो भी बहुत इजी है, सेल या कोशिका। आज की क्लास में हम सेल या कोशिका के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जहां से आपको एग्जाम में डेफिनेटली कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। और इन क्वेश्चंस के साथ साथ हम सारी थ्योरी जो है उसको भी इन्हीं टॉपिक्स या क्वेश्चंस के साथ पढ़ेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड। ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करती हूँ। क्लास में स्टार्ट करूं उससे पहले आप सबके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बहुत सारे बच्चे जो थे उनको डाउट था कि कब एसएससी एक्सपर्ट का जो ऐप है वो लॉन्च होगा, साथ ही साथ कब उनको कोर्स जो है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि एसएससी एक्सपर्ट का ऐप भी लॉन्च हो चुका है, जो आपको प्ले स्टोर पर टीम एक्सपर्ट नाम से मिल जाएगा, और जिस पर आपको एसएससी फाउंडेशन का जो रिकॉर्डेड बैच है वो भी बहुत ईजीली मिल जाएगा। और इसकी प्राइस भी बहुत मिनिमम है, 1999। इस प्राइस के अंदर आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा और आपके एग्जामिनेशन तक यानी आपके एग्जाम्स तक बेस्ट थ्योरी और एमसीक्यू की सीरीज आपको मिलेगी। तो आप जल्दी से बिल्कुल भी देर ना करते हुए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी अब की बार एसएससी पार। चलिए, इसी के साथ ही हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अगर आप सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो सबसे छोटी इकाई बहुत इजी है। ऑप्शंस की अगर बात करें, प्रोटोप्लाज्म दिया हुआ है, साइटोप्लाज्म दिया हुआ है, वैक्यूलस दिया हुआ है, सेल दिया हुआ है, यानी जीव द्रव्य दिया हुआ है, कोशिका द्रव्य दिया हुआ है, रिक्तिका दिया हुआ है और साथ में कोशिका दिया हुआ है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटी यूनिट होती है कोशिका या सेल। अगर चैप्टर सेल का पढ़ रहे हैं तो आंसर भी सेल ही आएगा ना, यानी सबसे छोटी इकाई होती है कोशिका। पर हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता है, हमें इस सेल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और पता होनी चाहिए, जिसको पता करके आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सही कर सकते हैं। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? सबसे पहले, व्हाट इज सेल? जो आपकी कोशिका है वो क्या होती है। अगर मैं कोशिका की बात करूं तो ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्या होती है, यूनिट होती है लाइफ की। यानी कि कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक मूलभूत इकाई होती है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, ये 2 वर्ड बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, दोनों में से कोई भी आ सकता है कि जीवन की संरचनात्मक इकाई क्या है या मूलभूत इकाई क्या है या फिर क्रियात्मक इकाई क्या है। ठीक है, तो ये 2 वर्ड ध्यान रखने हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक मूलभूत इकाई होती है। इसके अलावा आपको सेल के बारे में क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि सेल की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के अंदर सबसे पहले 1665 के अंदर कोशिका की खोज की। आपसे पूछा जाए कोशिका की खोज किसने की, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर। उसके अलावा एक सेल थ्योरी दी गई, एक कोशिका सिद्धांत दिया गया। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत दिया था 1838-39 में श्लाइडन और श्वान ने। किसने दिया था? श्लाइडन एंड श्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया था। फिर आता एक स्टेटमेंट दिया गया, एक कथन दिया गया, और वो कथन क्या था? प्रत्येक कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से बनती है। एवरी सेल अराइजेज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टेंट सेल, यानी कि जितनी भी कोशिकाएं होती है पहले से जो कोशिका बनी हुई है उससे क्या होती है, आपकी बनती है। इसके बारे में किसने बताया था? 1855 में रुडोल्फ विर्को ने। ये तीनों चीजें आपसे पूछी जा चुकी है पहले एग्जाम्स में। सबसे पहले खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 के अंदर। फिर सेल थ्योरी या सेल सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत श्लाइडन और श्वान ने दिया था 1838 और 39 में। फिर आप क्या ध्यान रखेंगे? एक कथन दिया गया कि प्रत्येक कोशिका जो आपकी पहले से मौजूद कोशिका है उससे बनती है। ईच सेल अराइजेज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये किसने बताया था? ये बताया था रुडोल्फ विर्को ने।
ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम क्या ध्यान रखेंगे? हम ध्यान रखेंगे कि स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ लाइट, जीवन की सबसे छोटी इकाई आपके पास में क्या होती है? सबसे छोटी इकाई आपके पास में होती है क्या? आपके पास में सेल। उसके अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, जीवित जितने भी जीव होंगे, सब में पाई जाती है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं, वैसे बहुत सारे पार्ट्स हैं पर 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है कोशिका झिल्ली के बाद में कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, और तीसरा होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। इसके अलावा टाइप्स ऑफ सेल, अगर मैं कोशिका के प्रकार की बात करूं तो प्लांट्स में भी पाई जाएगी, एनिमल में भी पाई जाएगी, यानी पादप कोशिका भी होती है और जंतु कोशिका भी पाई जाती है। एक एनिमल सेल जो है उसके पार्ट्स के बारे में यहाँ बताया गया है, उसके कुछ भागों के बारे में यहाँ बताया गया है कि ये पार्ट्स आपके सेल के अंदर पाए जाते हैं या फिर जो आपकी कोशिका होती है उसके अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली, जो आउटर लेयर होती है, बाहरी परत जो होती है ना, जो सुरक्षा प्रदान करती है। फिर आता है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, जो इसके अंदर होता है, जो आपके पार्ट्स का फॉर्मेशन होता है ना, अंगों का जो निर्माण होता है उसके अंदर सहायक होता है। फिर आता है न्यूक्लियस या केंद्रक। न्यूक्लियस या केंद्रक का काम क्या होता है? ये पाया जाता है बिल्कुल सेंटर के अंदर। न्यूक्लियोइड्स जो होते हैं, इनको न्यूक्लियोइड्स लिखेंगे। ये न्यूक्लियोइड्स का काम होता है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे, नाभिक के अंदर पाए जाएंगे। फिर आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, जिसको अंतःद्रवी जालिका भी कहते हैं। फिर आता है राइबोसोम, गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया। अब आपसे इनमें से किसी का भी फंक्शन पूछा जा सकता है, इनमें से किसी का भी उपयोग पूछा जा सकता है। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सा पार्ट आपके क्या काम आएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। पहला भाग था आपका सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। इसका काम होता है सेल को, सेल की आउटर लेयर है, कोशिका की बाहरी परत है, यानी उसको सुरक्षा प्रदान करती है, कोशिका को सुरक्षा देना। कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है, सेफ्टी ऑफ सेल, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है? सेल के अंदर या बाहर जो भी मटेरियल जाएगा उस पर भी इसी का कंट्रोल होता है। जो कोशिका है उसके इनर या आउटर में जो भी मटेरियल जाएगा उसका भी कंट्रोल इसी के पास होता है। तो सेल के अंदर या बाहर जाने वाले पदार्थ पर नियंत्रण। फिर सेकंड नंबर पर आपके पास आ जाता है सेल मेम्ब्रेन के बाद में साइटोप्लाज्म, जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, जिसको कोशिका द्रव्य भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म को कोशिका द्रव्य बोला जाता है। ये एक जेली जैसी स्ट्रक्चर होती है, जेली लाइक, यानी जेली जैसा तरल पदार्थ होता है। इसका काम क्या होता है? ये अंगों को अपनी जगह बनाए रहता है, यानी कि जो पार्ट्स हैं उनको अपनी जगह पर रखेगा। तो साइटोप्लाज्म का काम क्या होगा? पार्ट्स का प्लेस डिसाइड करना, या जो अंग हैं अंगों को उनकी जगह बनाए रखता है। इसके बाद आपके पास में तीसरे नंबर पर आ जाता है न्यूक्लियस या केंद्रक। तो अगर हम तीसरे नंबर वाले पार्ट की बात करें, तीसरे नंबर वाला पार्ट है आपके पास में न्यूक्लियस या फिर केंद्रक। न्यूक्लियस या केंद्रक क्या होगा? न्यूक्लियस या केंद्रक बेसिकली सेल को अगर कोई ऑर्डर देगा तो यही देगा, है ना। जो कोशिका है उसको अगर कोई कमांड देगा तो कौन देगा? न्यूक्लियस देगा, यानी कमांड सेंटर होता है, नियंत्रण केंद्र होता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको सेल कमांड सेंटर बोला जाता है, या फिर जो आपकी कोशिका है, कोशिका नियंत्रण केंद्र भी बोला जाता है।
कोशिका नियंत्रण केंद्र इसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखता है। और इसके अलावा इसका काम क्या होता है? अब कमांड दे रहा है, अगर ऑर्डर दे रहा है, इसका मतलब कुछ तो इम्पोर्टेंट होगा ना। तो इसका काम होता है जो डेवलपमेंट हो रहा है ना सेल का, जो आपके पास कोशिका है उसका जो विकास हो रहा है उस विकास को नियंत्रित करना, यानी सेल डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। कोशिका विकास को नियंत्रित करता है। चलिए, इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, न्यूक्लियोइड्स। न्यूक्लियोइड्स जो है न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। यानी कहाँ फॉर्म होंगे? इनसाइड न्यूक्लियस, केंद्रक के अंदर। केंद्रक के अंदर पाए जाएंगे, सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इसका काम जो होता है वो भी आपको ध्यान रखना है, इसका काम होता है राइबोसोम फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं? राइबोसोम का निर्माण करते हैं। तो ये फीचर आपको इसका पता होना चाहिए कि इसका काम होता है राइबोसोम का निर्माण करना, या राइबोसोम फॉर्मेशन आप इसका काम जो है वो मान सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है ईआर। ईआर क्या करता है? प्रोटीन और वसा का निर्माण करता है। थर्ड के बाद आपका नेक्स्ट पार्ट है ईआर। अंतःद्रव जो होता है ये क्या करता है? प्रोटीन और फैट फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन फैट फॉर्मेशन, यानी प्रोटीन और वसा का निर्माण करता है। ये फीचर आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट थे वो कौन कौन से थे? इसके बाद हमारे पास था सबसे पहले राइबोसोम, राइबोसोम्स के बाद आपके पास था गोल्जी बॉडी, गोल्जी कण। और 8वें नंबर पर आपके पास क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। तीनों का क्या यूज होगा, तीनों क्या काम आएंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले राइबोसोम के बारे में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, इसे बोला जाता है फैक्ट्री ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। यानी ये क्या होता है? प्रोटीन बनाने का कारखाना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन निर्माण कारखाना। ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है? गोल्जी बॉडी या गोल्जी कण क्या होते हैं? गोल्जी बॉडी या गोल्जी कण, ये जो आपका प्रोटीन बन चुका है इसको अगर मॉडिफाई करना है, इसको अगर आपको संशोधित करना है या पैक करना है तो कौन करता है? गोल्जी बॉडी, यानी मॉडिफाइड एंड पैक प्रोटीन। प्रोटीन को संशोधित तथा पैक करता है। इसके अलावा आप क्या ध्यान रखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्ति गृह, यानी जो आपकी एटीपी प्रोसेस होती है उसके थ्रू ये क्या करता है? आपकी सेल जो है उसको शक्ति प्रोवाइड करवाता है या एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है।
तो ये सारी चीज़ें अगर आपको ये क्वेश्चन करना है ना, पहला क्वेश्चन हमने इतना टाइम लगा के किया, उसका कारण है, उसका कारण ये है कि आपसे इस क्वेश्चन में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो पूछी जा सकती है। सबसे पहले क्या पूछा जा सकता है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी, सबसे छोटी इकाई कोशिका। फिर कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका में क्या आपको ध्यान रखना है, फंक्शनल स्ट्रक्चरल यानी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। इसके अलावा ध्यान रखना है खोज किसने की, 1665 में रॉबर्ट हुक ने। उसके अलावा सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था श्लाइडन और श्वान ने। फिर एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी प्रत्येक सेल पहले से मौजूद कोशिका द्वारा बनती है, ये किसने बोला था, रुडोल्फ विर्कॉफ ने बोला था। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि 3 मेजर पार्ट होते हैं, 3 मुख्य भाग होते हैं, सेल मेम्ब्रेन बाहर वाली आउटर लेयर जो कि सुरक्षा देती है, दूसरा साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य क्या होता है, अंगों को व्यवस्थित रखता है, पार्ट्स को बनाए रखता है। फिर न्यूक्लियस या केंद्रक जो कि कमांड देता है, क्या देता है, आदेश देता है, निर्देश देता है। देन ये जो आपकी एनिमल सेल है, इसके पार्ट्स जो आपने लिखे, इसके भाग जो आपने लिखे, इनके कार्य आपको पता होने चाहिए। तो कार्य भी हमने डिस्कस कर लिए, क्या क्या कार्य होंगे एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला जो वर्क होगा आपका, सबसे पहला वर्क इसके अंदर होगा सेल मेम्ब्रेन का, यानी कि जो आपके पास में कोशिका, आपके पास में झिल्ली है, उसका जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है या फिर सेल के अंदर या बाहर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रित करता है। फिर साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य जेली जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसका काम होता है पार्ट्स को प्लेस पर रखना, यानी अंगों को उनकी जगह बनाए रखना। देन आ जाता है न्यूक्लियस या केंद्रक, इसको बोलते हैं सेल कमांड सेंटर या कोशिका नियंत्रण केंद्र, यानी कमांड देगा। ये काम क्या होता है, डेवलपमेंट में काम आएगा, यानी विकास जो हो रहा है उसको नियंत्रित करेगा। फिर न्यूक्लियोइड्स का काम होता है न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर पाए जाएंगे और राइबोसोम फॉर्मेशन करते हैं, राइबोसोम का निर्माण करते हैं। एक तो न्यूक्लियोइड्स बनाते हैं राइबोसोम, एक और मैं बताऊंगी कौन बनाएगा। ईआर का काम होगा प्रोटीन और वसा का निर्माण। राइबोसोम्स को क्या बोला जाता है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन। पहले राइबोसोम बना किसमें, न्यूक्लियोइड्स के अंदर, देन आपके पास आ जाएगा राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन निर्माण का कारखाना, इसको कहा जाता है, यानी मैक्सिमम प्रोटीन यही बनाता है। गोल्जी कण जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपके पास में प्रोटीन बन गया उसको क्या करेंगे, मॉडिफाइड करेंगे, उसको संशोधित करेंगे और पैक भी करते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है, सेल का शक्ति का शक्ति ग्रह बोला जाता है कोशिका का। ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको आती है तब जाके आपका कोई सेल का क्वेश्चन क्या होगा, बेसिक क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होगा। चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि क्या है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इन। एकल कोशिका वाले जीवों की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किस वर्ष में की थी, 1774 में, 1837 में, 1884 में या 1674 में। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें उससे पहले एक क्वेश्चन तो का आंसर तो इसी क्वेश्चन में छुपा हुआ है, यानी यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है, एकल कोशिका वाले जीव हैं, उनकी खोज किसने की थी, ये तो आपका क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। मतलब एक क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन का आंसर देने से पहले प्रिपेयर हो गया, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। एकल कोशिका वाले जीवों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, हु डिस्कवर्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने खोज की। अब एकल कोशिका होती क्या है, एकल कोशिका का मतलब है जिसमें केवल एक कोशिका पाई जाती है, जिसमें केवल सिंगल सेल पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एकल कोशिकीय जीव है, और इसके एग्जाम्पल में बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ भी आ जाते हैं। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु भी बोलते हैं। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ भी इसी के अंदर आते हैं। और आप क्या ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे कि इसकी खोज जो की गई थी वो की गई थी 1674 के अंदर, 1674 के अंदर, यानी आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे एक नाम दिया गया, एनिमलक्यूलस। ये नाम भी पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, एनिमलक्यूलस।
क्या क्या आपको ध्यान रखना है? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की खोज की थी। एकल कोशिका वाले जीवों की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक को। कब की थी? 1674 में की थी। एग्जाम्पल इसका अमीबा है। अमीबा के अलावा बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, जीवाणु और प्रोटोजोआ, ये दोनों मिलकर एनिमल क्यूलस बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कई क्वेश्चन आपके अमीबा पर भी आते हैं, तो इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। चलिए अमीबा के बारे में बात करें तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, यानी इसकी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है। अमीबा की संरचना जो हम देख पा रहे हैं वो फिक्स नहीं है। आप देख पा रहे हो कुछ भी बना दिया हमने और उसको हमने अमीबा बोल दिया, यानी अमीबा की कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होती। अमीबा की कोई क्या नहीं होती है? आपके पास में कोई संरचना नहीं होती है। अब इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा, फिर न्यूक्लियस के बाद में साइटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य यानी जेली जैसा पदार्थ पाया जाएगा। उसके अलावा स्यूडोपोडिया, छद्मपाद, अभी बताएंगे क्या होता है। फूड वैक्यूल, भोजन रिक्तिका होगी, ठीक है, फूड फॉर्मेशन के लिए। एक होगी संकुचक रिक्तिका जिसको कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी बोलते हैं। फिर सेल मेम्ब्रेन या कोशिका द्रव्य होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये कोशिका झिल्ली जो आपके पास में है। अभी बताएंगे कैसे। अब देखो यहाँ से तो हमें ये सिर्फ समझ आया कि अमीबा कैसा भी दिखता है, मतलब कुछ भी बना दोगे तो वो शेप कैसी हो गई? अमीबा की हो गई। लेकिन अमीबा के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। क्या है? अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एकल कोशिकीय जीव या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, यूनिसेल्युलर का मतलब इसमें केवल कितनी सेल पाई जाएगी? इसमें केवल कितनी कोशिका पाई जाएगी? एक। तो इसमें केवल कितनी कोशिका होती है? एक कोशिका होती है। अब ये एक कोशिका है, इसका मतलब जब आपका जीवन शुरू होगा तब से लेके जीवन जब खत्म होगा तब तक जितनी भी प्रोसेसेस बीच में आएंगी, जरूरी प्रोसेसेस जितने भी प्रक्रम बीच में आएंगे, सब इसी के अंदर होंगे जो सभी जीवन प्रक्रियाओं को करती है। फिर कहाँ पाया जाता है? अमीबा मोस्टली पाया जाता है शैवाल के अंदर, है ना, काई जो होती है उसके अंदर। तो वो कब पाया जाएगा? जब मीठा पानी होगा, यानी तालाब, झील, नाले आदि में पाया जाता है, यानी फ्रेश वाटर, पॉन्ड्स, लेक्स, डिचेस एक्सेट्रा। फिर इसमें एक ही कोशिका में गति, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन करता है, यानी एक ही सेल होगी जिसके अंदर मूवमेंट होगा, न्यूट्रिशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, एक्सर्शन होगा और रिप्रोडक्शन होगा, सिंगल सेल के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे अभी मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगी आपको। मतलब आपके जीवन के लिए जितनी भी प्रोसेसेस जरूरी हैं वो सारी की सारी इसी में हो गई, चाहे मोशन हो यानी गति हो, न्यूट्रिशन या प्रोडक्शन हो, न्यूट्रिशन या आपके पास या पोषण हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो और प्रजनन हो, सबके सब एक ही जगह हो रहे हैं। इसका मतलब आपको किसी दूसरे पार्ट की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे अंग की जरूरत नहीं है। इसका आकार निश्चित नहीं होता, वो हमने डायग्राम में देखा। इसकी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है। अगर इसकी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है तो स्यूडो का मतलब होता है आभासी, है ना, काल्पनिक जिसको बोलते हैं। तो इसीलिए ये कैसे होते हैं? स्यूडोपोडिया बनाते हैं और अपनी साइज को बदलते हैं, छद्मपाद बनाते हैं और अपने आकार को क्या करते हैं? बदलते हैं। फिर इनका यूज कहाँ होगा? यूज होता है जैविक पदार्थों के विघटन में, यानी डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। फिर जैविक अनुसंधान में, जो आपके बायोलॉजिकल रिसर्च होती है उसके अंदर। देन जटिल जीवों रूप की आधारशिला यानी फाउंडेशन का काम करता है कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स के अंदर। अमीबा के बारे में एक दो चीजें आपको और ध्यान रखनी है। क्या है वो? इसकी साइज या आकार होता है 0.2 mm से 0.5 mm तक। इसका पोषण कैसे मिलता है? इसको न्यूट्रिशन का टाइप क्या होता है? परपोषी होता है, यानी भोजन को निगलता है। हेट्रोट्रॉपिक होता है, यानी कि भोजन को क्या करेगा? निगलेगा। फिर रेस्पिरेशन या श्वसन कैसे करेगा? भाई अमीबा जो है साइज में बहुत छोटा है, 0.2 से 0.5 mm ही है, तो सांस कैसे लेगा? तो सरफेस से, यानी सेल सरफेस या जो आपकी कोशिका है उसके पृष्ठ से ये क्या लेता है? सांस लेता है, थ्रू सेल सरफेस या कोशिका सतह द्वारा। रिप्रोडक्शन होता है बाय बाइनरी फिजन या द्विविखंडन द्वारा। कैसे होता है इसका रिप्रोडक्शन या फिर इसका प्रजनन कैसे होता है? द्विविखंडन होता है, 2 बार। फिर एग्जाम्पल है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एकल कोशिकीय जीव का उदाहरण है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए, तब जाके आपका क्वेश्चन क्या होगा? करेक्ट होगा। किसने खोज की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कब की? 1674 में। एग्जाम्पल में आ जाता है आपका क्या? अमीबा। उसके अलावा बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, इन दोनों को मिलकर एनिमल क्यूलस बनते हैं।
फिर अमीबा जो है सिंगल सेल का एग्जाम्पल है, एकल कोशिकीय है, मीठे पानी के अंदर पाया जाता है। जितनी भी प्रोसेसेस होंगी वो केवल एक ही जगह होंगी, आपको अलग से किसी पार्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरे अंग की ज़रूरत नहीं होती। फिर छद्मपात बनाकर अपना आकार बदलते हैं, स्यूडोपोडिया बनाकर अपनी साइज को बदलते हैं। कहाँ कहाँ यूजफुल है ये आपको ध्यान रहना चाहिए। साइज आपको ध्यान रह जाए बहुत बढ़िया है, 0.2 से 0.5 mm। पोषण कैसा होता है, परपोषी होते हैं यानी निगलते हैं। रेस्पिरेशन या श्वसन सरफेस के थ्रू होगा, पृष्ठ के द्वारा होगा। रिप्रोडक्शन होगा द्विविखंडन द्वारा, और सिंगल सेल के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ये जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी ना उसी पे सॉल्व हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इज नॉट करेक्ट? They require separate organs for food intake. They do not require separate organs for food intake. They produce metabolic waste. They remains in contact with the external environment. एकल कोशिकीय जीवों में जीवन प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं, उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए अलग अंगों की आवश्यकता होती है, श्वसन के लिए अलग अंगों की आवश्यकता नहीं होती, इनके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं और बाहरी वातावरण के संपर्क में रहते हैं। ये आपको यहाँ पर बताना है। अब देखो, जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ी वो पढ़ी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी एकल कोशिकीय जीवों के बारे में। और वहाँ मैंने कहा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जीवन जब शुरू होता है तब से लेके जीवन जब खत्म होगा उसके बीच की जितनी भी प्रोसेसेस होंगी, जितने भी प्रक्रम होंगे, उसके लिए आपको किसी अलग अंग की आवश्यकता नहीं है, किसी अलग पार्ट की जरूरत नहीं है। चाहे वो गति हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, या रिप्रोडक्शन या प्रजनन हो, मोशन हो, रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, उन सब में आपको किसी भी दूसरे पार्ट की ज़रूरत नहीं है। यानी उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए अलग अंगों की आवश्यकता होती है। ये इसका क्या हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। गलत कथन बताना है ना, नॉट करेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए। इन्हें ज़रूरत नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। दे डू नॉट रिक्वायर्ड, दे रिक्वायर लिखा हुआ है ना, तो नॉट रिक्वायर आना चाहिए, तब जाके सही होता, अदरवाइज ये गलत है। बाकी के ऑप्शंस भी चेक करते हैं। श्वसन के लिए अलग अंगों की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। फिर इनके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं, तभी तो आप इसको बायोलॉजिकल वेस्ट के रूप में काम में लेते हो ना, ऑर्गेनिक वेस्ट के रूप में। बाहरी वातावरण के संपर्क में रहते हैं, आउटर जो एटमॉस्फेयर है उसके कॉन्टेक्ट में रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। तो ये 3 करेक्ट हैं। आपसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, भोजन के लिए अलग से अंगों की आवश्यकता नहीं होती, तो फिर कहाँ भोजन होता है इनका, तो आप ध्यान रखेंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर। या कोशिका झिल्ली जो है वहां। ये एक हमको ध्यान रखना है, बाकी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉम्बिनेशन करेक्टली रिप्रेजेंट्स द हेरिडिटरी मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स रिस्पेक्टिवली? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन क्रमशः प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में आनुवंशिक पदार्थ का सही प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड और क्रोमेटिन, ऑप्शन बी है क्रोमेटिन और न्यूक्लियोइड, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियस, और ऑप्शन डी है न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि प्रोकैरियोट्स और जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं उनमें सीक्वेंस भी सही रखनी है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर आपको सीक्वेंस जो है उसको भी क्या रखनी है, सही रखनी है। अब देखो, आपको ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं इनकी डीएनए की कोई अपना इनका कोई अपना जो है मेन डीएनए नहीं होता है, इनका कोई अपना डीएनए नहीं होता है। और साथ ही आप क्या ध्यान रखेंगे, ये न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आ जाते हैं। इनका डीएनए जो होगा वो सर्कुलर होता है। इनका डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर या वृत्ताकार होता है। वहीं यूकैरियोट्स जो होते हैं इनका डीएनए होता है आपके पास में लीनियर या रेखीय। एक तो ये ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि प्रोकैरियोट्स का डीएनए सर्कुलर या वृत्ताकार होता है और यूकैरियोट्स का डीएनए जो है लीनियर या रेखीय होता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है, दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल में आ जाता है बैक्टीरिया।
जीवाणु। और जो आपके यूकेरियोट्स होते हैं इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाता है, इसके एग्जाम्पल में आता है प्लांट और एनिमल दोनों, यानी पौधे और जंतु दोनों आ जाते हैं। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर प्रोकैरियोट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर, और आपके क्रोमेटिन के अंदर पाया जाता है यूकेरियोट्स। ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पर ऑप्शन ए जो आएगा उसको समझने के लिए बेसिक चीजें, प्रोकैरियोट्स का डीएनए सर्कुलर या वृत्ताकार होता है, वन लाइनर पूछा जाता है। और यूकैरियोट्स का डीएनए लीनियर या रेखीय होता है। प्रोकैरियोट्स का अपना कोई डीएनए शेप नहीं होता है, मेन डीएनए मुख्य डीएनए नहीं होता, और इनके अंदर मेम्ब्रेन वाला जो कवर्ड डीएनए है वो पाया जाता है, यानी झिल्ली युक्त डीएनए पाया जाता है। फिर इनका एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया, और उधर यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल हो गया प्लांट या एनिमल। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं कि प्रोकैरियोट्स क्या होंगे। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो प्रोकैरियोट्स की डेफिनेशन क्या है? दे आर दी सिंपल सेल्स दैट डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स। क्या ध्यान रखना है आपको? प्रोकैरियोट्स सरल कोशिकाएं होती हैं जिनका अपना कोई केंद्रक नहीं होता, जो मैंने कहा ना, अपना कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग यानी ऑर्गेनल्स भी नहीं पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, झिल्ली नहीं पाई जाएगी। साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है, ये सरल कोशिकाएं हैं जिनका अपना कोई केंद्रक नहीं है। फिर क्या क्या इसकी मुख्य विशेषता होंगी? इसकी मुख्य विशेषता होंगी, डीएनए प्रेजेंट होता है एक रीजन के अंदर जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोइड। डीएनए एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। इसको न्यूक्लियोइड्स करेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें हम लोग इसको क्या करेंगे? न्यूक्लियोइड्स। और इधर भी न्यूक्लियोइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड लिखा हुआ है ऑप्शन ए, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोइड्स और क्रोमेटिन, है ना। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आपको क्या ध्यान रखना है? न्यूक्लियोइड और क्रोमेटिन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये एक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, एक क्षेत्र में उपस्थित होते हैं जिसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। फिर उसके बाद में इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, यानी झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होंगे, झिल्ली नहीं पाई जाएगी। साइज बहुत छोटी होती है, लगभग 1 से 10 माइक्रोमीटर। माइक्रो का मतलब होता है, म्यू का मतलब माइक्रो, यानी 10 की पावर -6। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है बैक्टीरिया में, यानी आपके पास में सेल वॉल प्रेजेंट होगी। सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा, यानी कि क्या नहीं होगा आपके पास में? सेल मेम्ब्रेन, यानी जो आपके पास में कोशिका झिल्ली है वो नहीं होगी, लेकिन सेल वॉल होगी, यानी कोशिका भित्ति होगी। विभाजन होता है बाइनरी फिशन, यानी कि द्विविखंडन द्वारा। किसके द्वारा? द्विविखंडन द्वारा। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं? सिंपलर और एंशियंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, सरल और प्राचीन रूप है किसका? जीवन का। ये आप ध्यान रख सकते हैं। और आपको क्या ध्यान रखना है? इसके एग्जाम्पल्स में आ जाता है बैक्टीरिया। क्या आ जाएगा इसके एग्जाम्पल में? बैक्टीरिया, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अब यूकेरियोट्स के बारे में देखते हैं। यूकेरियोटिक सेल या यूकेरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है? यूकेरियोटिक सेल आर दी कॉम्प्लेक्स सेल, ये जटिल क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? ये जटिल कोशिकाएं होती हैं। वो सिंपल थी, ये जटिल है। फिर दे हैव ट्रू न्यूक्लियस, इनका अपना एक सच्चा केंद्रक होता है, यानी अपना केंद्रक होता है। ये पूछा जाता है किसका अपना केंद्रक होगा, किसका नहीं होगा? प्रोकैरियोटिक्स का नहीं होगा और यूकैरियोटिक्स का होगा। फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होते हैं, यानी झिल्ली युक्त जो आपके कोशिकांग होते हैं, झिल्लीबद्ध जो कोशिकांग होते हैं वो भी इसके अंदर पाए जाएंगे। 3 चीज यूकैरियोट्स के बारे में आपको रट लेनी है। क्या क्या रटना है? कॉम्प्लेक्स सेल, जटिल कोशिकाएं होती हैं। ट्रू न्यूक्लियस, यानी अपना नाभिक केंद्रक होता है। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यानी कि झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं। इसके फीचर्स क्या होंगे? आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर झिल्ली से घिरा हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ, इसका अपना क्या होता है? न्यूक्लियस या केंद्रक होता है। फिर ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं, यानी झिल्लीबद्ध जो आपके कोशिकांग हैं उनमें उपस्थित होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, गोल्जी हो गया। ये इसके एग्जाम्पल्स भी ध्यान रखने हैं आपको। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और उसके अलावा क्या आ गया आपके पास में? माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा ईआर हो गया, गोल्जी हो गया। ये साइज में बड़े होते हैं, आकार में क्या होते हैं? बड़े होते हैं, यानी 10 से 100 माइक्रोमीटर।
उसके अलावा कोशिका भित्ति पौधों और कवकों में हो सकती है। सेल वॉल भी पाई जा सकती है, पाई भी जा सकती है और नहीं भी पाई जाती। प्रोकैरियोटिक्स में सेल वॉल पाई ही पाई जाएगी, कोशिका भित्ति पाई जाएगी, और यूकैरियोट्स में कोशिका भित्ति पाई भी जा सकती है और नहीं भी पाई जा सकती। उसके अलावा पौधों विभाजन माइटोसिस और मियोसिस द्वारा होता है, यानी इसका डिवाइडेशन होता है माइटोसिस और मियोसिस द्वारा यूकैरियोट्स का। उधर बाइनरी, इधर माइटोसिस और मियोसिस। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। एग्जाम्पल्स में प्लांट आ गया, फंगाई या कवक आ गया, एनिमल या जंतु आ गया, और यूकैरियोट्स आर मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्व्ड फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जटिल और विकसित रूप है, वो क्या था, सरल और प्राचीन रूप, ये जटिल और विकसित रूप। यानी अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर न्यूक्लियोइड्स और क्रोमेटिन तो दे दिया हमने, है ना, इसके साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमने डिस्कस की इस क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, अंतः प्रद्रवी जालिका या फिर लाइसोसोम। कौन सा नहीं पाया जाएगा ये आपको इसके अंदर बताना है। कौन सा पार्ट इसके अंदर नहीं पाया जाता है ये आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं, एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि एनिमल सेल में सेल वॉल होना जरूरी नहीं है, यानी कि आपके पास में जो कोशिका भित्ति है वो नहीं पाई जाती है। सेल वॉल नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब ये कोशिका भित्ति होती क्या है, कैसे काम करती है, इससे पहले सेल मेम्ब्रेन प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल भी पाया जाता है, यानी पौधों में और जंतुओं में, दोनों में पाया जाता है। ईआर यानी अंतः प्रद्रवी जालिकाएं जो होती हैं, इनका काम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ईआर का काम आपके पास होता है प्रोटीन और जो आपके पास फैट होता है वो बनाता है, ठीक है। लाइसोसोम जो है प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, वो सॉरी, लाइसोसोम अगर हम देखें तो लाइसोसोम एनिमल्स के अंदर पाया जाता है मोस्टली। किसमें पाया जाता है, एनिमल के अंदर, जंतु कोशिका के अंदर। काम क्या होता है, ये जो वेस्ट मटेरियल होता है ना आपका, ये जो आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको ब्रेक करता है, उसको क्या करता है, तोड़ता है, यानी ब्रेक वेस्ट मटेरियल। अपशिष्ट पदार्थ जो है ना उसको तोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आ गया आपके पास कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो है, कोशिका झिल्ली जो है वो पौधे और जंतु दोनों में पाई जाती है, ध्यान रखना है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर, जिसको अंतः प्रद्रवी जालिका भी कहते हैं, ये क्या करता है, प्रोटीन और फैट फॉर्मेशन, प्रोटीन और वसा का निर्माण करता है। लाइसोसोम जो होते हैं एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं, जंतु के अंदर पाए जाते हैं, और वेस्ट मटेरियल को ब्रेक करते हैं या अपशिष्ट पदार्थों को तोड़ते हैं। और इसमें पूछा गया है कि एनिमल सेल में जो नहीं पाया जाता, तो सेल वॉल नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। क्या होती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति एक कठोर, निर्जीव और बाहरी आवरण होता है। ये क्या होगा, एक हार्ड और आपके पास नॉन लिविंग आउटर लेयर होती है, जो कोशिका झिल्ली के बाहर पौधों, कवकों और शैवाल तथा जीवाणुओं में पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी, कोशिका झिल्ली या जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर, इनमें पाई जाती है। यानी बैक्टीरिया में पाई जाएगी, प्लांट्स में पाई जाएगी, फंगाई में पाई जाएगी, और आपके जो शैवाल हैं उनमें भी पाई जाएगी। कोशिका को आकार और यांत्रिक मजबूती प्रदान करती है। काम ध्यान रखना है, कोशिका को आकार कौन देता है, आपकी सेल वॉल देती है। चोट और फटने से भी कौन बचाती है, भाई वॉल है, दीवार है, तो वो क्या करेगी, आपको प्रोटेक्ट करेगी, यानी चोट से बचाएगी और फटने से बचाएगी। सहारा देती है और टर्गिडिटी जो है वो बनाए रखती है। जल और छोटे अणुओं के लिए मुक्त रूप से पारगम्य होती है। फिर संरचना ध्यान रखनी है अगर कोशिका भित्ति की, तो अगर पादप कोशिका भित्ति है आपके पास में, प्लांट्स में है,
तो ये मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है आपसे कि पादप कोशिका भित्ति जो है किससे बनी होती है? प्लांट जो आपके पास सेल वॉल है वो किससे बनती है? सेल्यूलोज से। इसमें हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन और लिग्निन पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है ये भी ध्यान रखना है। हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, प्रोटीन और लिनिन पाए जाते हैं। पौधे, कवक, शैवाल अधिकांश जीवाणुओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होगी। पूर्णतः पारगम्य या छिद्रयुक्त होती है, जिससे जल और अन्य पदार्थों का आवागमन हो सकता है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। एक तो मोस्टली क्या ध्यान रखना है सेल वॉल के बारे में, एक तो साइज या शेप देती है, दूसरा चोट लगने फटने से बचाती है, ये भी ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है सेल्यूलोज प्लांट के अंदर तीन चीजें ही हैं जो आप ध्यान रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। यानी सेल वॉल इज अ रिजिड नॉन लिविंग आउटर कन्वर्जिंग प्रेजेंट outside the cell membrane in plant cell, fungi, algae and many bacteria functions. फिर functions देखेंगे तो provides shapes and mechanical strength to cell, इसमें shape ध्यान रखना। फिर दूसरा protect the cell from the injury and bursting, यानी कि चोट लगने से या टूटने से बचाती है, ये ध्यान रखना है। सपोर्ट देती है, ये बहुत ईजी सी चीज़ है। फ्रीली परमिएबल होती है वाटर और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए, जिसका रीजन नीचे दे रखा है कि होल वाली होती है, छिद्र युक्त होती है, तो इजीली क्या होती है? परमिएबल होती है। मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा गया है एग्जाम के अंदर, कि जो आपकी प्लांट सेल्स होती हैं वो प्लांट सेल वॉल है, यानी पौधों में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किससे बनती है? वो बनती है सेल्यूलोज से। उसके अलावा प्लांट में पाई जाएगी, फंगाई में पाई जाएगी, एल्गाई में पाई जाएगी, बैक्टीरिया में पाई जाएगी, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि कोशिका भित्ति कहाँ अनुपस्थित होती है, तो आपकी जंतु कोशिका के अंदर। फुली परमिएबल होती है, पोरस होती है और पास जो है वाटर पास और जो आपके अदर सब्सटेंसेस हैं उनको पास करने को क्या करती है? अलाउ करती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप आपको याद रह जाएगी। प्लांट सेल वॉल की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ये प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव आउटर लेयर होती है सेल की। कोशिका की सुरक्षात्मक और सहायक बाहरी परत क्या होती है? सेल वॉल होती है। इसमें पैक्टिन पाया जाता है, हेमीसेल्यूलोज पाया जाता है, सेल्यूलोज फाइबर्स पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिकली सिर्फ दिखाया गया है, बाकी जो जो पॉइंट मैंने बताया अगर आपको याद रहते हैं तो सेल वॉल या कोशिका भित्ति का आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक क्रोमेटिन इज मेड अप ऑफ। यूकैरियोटिक क्रोमेटिन किससे बना हुआ होता है? डीएनए ओनली, डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड आरएनए और आरएनए एंड प्रोटीन। अब आपको यूकैरियोटिक सेल जो है उसके बारे में बताना है कि किसके द्वारा ये बना होता है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर है डीएनए और प्रोटीन। आप ध्यान रखेंगे यूकैरियोटिक क्रोमेटिन। देखो क्रोमेटिन यहाँ आ गया यूकैरियोटिक के साथ, और प्रोकैरियोटिक के साथ क्या आ जाता है? न्यूक्लियोइड्स आ जाते हैं। बाकी डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है और हिस्टोन बनाता है। ये भी ध्यान रखना है क्या बनाता है? ये हिस्टोन बनाता है। ये एक छोटी सी चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। फिर प्रोटीन क्या होगा? प्रोटीन्स आर लार्ज बायोमोलिक्यूलर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। दे आर एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ द बॉडी। प्रोटीन अमीनो अम्लों से बने हुए बड़े जैव अणु होते हैं। ये शरीर की संरचना, कार्य और नियंत्रण के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। इसमें जो याद रखना है वो बता देती हूँ। किससे मिलकर बनते हैं? एमिनो एसिड्स से। आपसे पूछा गया है प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो अमीनो अम्लों से होता है। जैव अणु होते हैं, ये ध्यान रखना है। काम ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रेगुलेशन, यानी कि संरचना, कार्य और नियंत्रण। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है? किससे मिलकर बने होते हैं। ये तो भूलना नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं भूलना कि प्रोटीन किसके मिलकर बने होते हैं? एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अच्छा, प्रोटीन के लिए आपका फैक्ट्री किसको बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री या प्रोटीन फॉर्मेशन फैक्ट्री जो है वो किसको बोला जाता है? राइबोसोम को। तो ये भी ध्यान रखना है कि इसकी फैक्ट्री जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका कारखाना बोला जाता है किसको? राइबोसोम को। ये आपको प्रोटीन के अंदर ध्यान रखना है। फिर स्ट्रक्चर में प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। क्या होते हैं? ये बहुलक होते हैं किसके? एमिनो अम्ल के। ये ध्यान रखना है।
अमीनो अम्ल के पॉलीमर का मतलब बहुलक होते हैं। फिर एमिनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी पूछा गया है अमीनो अम्ल कौन से बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, तो पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। फिर देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, ये नहीं पूछा जाएगा। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, ये नहीं पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि किससे मिलकर बनता है, अमीनो एसिड से। फिर एमिनो एसिड्स किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा। कार्य क्या होता है, बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज, शरीर के उत्तकों का निर्माण करता है और मरम्मत करता है। फॉर्म्स एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, एंजाइम और हार्मोन बनाता है। फिर प्रोवाइड एनर्जी इफ रिक्वायर्ड, आवश्यकता होने पर ऊर्जा देता है। हेल्प इन इम्यून डिफेंस, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसमें क्या करता है, आपको मदद करता है प्रोटीन। तो यानी कि प्रतिरोधी क्षमता भी प्रोटीन आपको देता है। फिर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। सी कार्बन हो गया, आर आ गया साइड चेन, यानी कि दूसरी चेन जो आपके पास आएगी। एच आपके पास हाइड्रोजन आ गया, इसकी स्ट्रक्चर है। इधर हो जाता है H2N, H2N या NH2 क्या होता है, अमीनो ग्रुप होता है, अमीनो समूह होता है। और इधर आ जाता है COOH, जिसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा इसके अंदर। आर साइड चेन होगी, हाइड्रोजन होगा और अमीनो ग्रुप होगा। ये भी पूछ लिया जाता है कि अमीनो एसिड्स किस किस से मिलकर बनता है, अमीनो ग्रुप यानी NH2। फिर उसके बाद में आपके पास क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, बिल्कुल ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अगर हम बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आ जाता है COOH और साइड चेन। इसके एग्जाम्पल्स में केराटिन, केराटिन जो है मोस्टली लोग जानते हैं हेयर ट्रीटमेंट में भी काम आता है, स्मूथ बनाता है हेयर्स को। फिर हीमोग्लोबिन इसी के अंदर आ जाएगा। इंसुलिन हार्मोन भी इसी में आता है, एंजाइम्स भी इसी में आता है, एंटीबॉडीज जो होते हैं वो भी इसी में आता है। और प्रोटीन भी सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, जितने भी आपके जीवित जो ऑर्गेनिज्म है उन सब में पाया जाएगा। फिर है डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। फिर होता क्या है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो है सभी जीवों में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है। सबसे पहले तो कैसा पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ है। फिर ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, यानी आनुवांशिक जानकारी को क्या करता है, संचित करता है। और वंशानुक्रम तथा जीवन प्रक्रियाओं के निर्देशन के लिए जिम्मेदार होता है, यानी रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी और डायरेक्शन ऑफ लिविंग प्रोसेसेस। जेनेटिक्स से रिलेटेड है, आपकी जो हेरिडिटी है उससे रिलेटेड होगा, आनुवांशिकता से, और आपको डायरेक्ट करता है लाइफ प्रोसेसेस के लिए। फिर इसकी स्ट्रक्चर पूछी जाती है कि इसकी संरचना कैसी होती है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यानी द्विकुंडलित संरचना। फिर ये किससे मिलकर बनता है, प्रोटीन पेप्टाइड से। डीएनए बनता है न्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलकर बनता है, ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। इसके पार्ट्स की बात करें तो पार्ट्स में आपके पास फॉस्फेट होगा, डीऑक्सीराइबोज होगा। फॉस्फेट और डीऑक्सीराइबोज के साथ साथ आपके पास में ग्लूकोज पाया जाएगा और नाइट्रोजन जो आपका एसिड है वो पाया जाएगा। तो इसके पार्ट्स हो गए फास्फोरस, फास्फोरस या फॉस्फेट बोल दो, डीऑक्सीराइबो जो होगा वो होगा शुगर या फिर शर्करा, और नाइट्रोजन बेस पाया जाएगा, नाइट्रोजन क्षार पाया जाएगा। कार्य होते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डेफिनेशन में ही बोला है, जो आपकी वंशानुक्रम की क्या होती है इन्फॉर्मेशन या सूचना होती है उसको क्या करता है, स्टोर करता है। और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड्स, यानी कि माता पिता से संतान में गुणों का संचार करता है। उसके अलावा कंट्रोल्स दी सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। ये तीनों वर्क पूछे जा सकते हैं आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं कि इस डीएनए का काम क्या होता है। तो डीएनए का काम आपको ध्यान रखना है, क्या क्या काम होगा। जो आपकी इंफॉर्मेशन है जेनेटिक उसको स्टोर करेगा, पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज बच्चों में लाएगा, किसी बच्चे की आंखें अपने फादर से मिलती है, किसी बच्चे की जो है शक्ल अपनी मदर से मिलती है, वो यही कंट्रोल करता है। उसके अलावा प्रोटीन के संश्लेषण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। स्ट्रक्चर डबल हेलिकल, संरचना द्विकुंडलित। फिर उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं, ठीक है, वो पेप्टाइड थे। उसके अलावा फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज, शुगर और नाइट्रोजन बेस्ड या नाइट्रोजन क्षार जो होता है वो होता है इसकी स्ट्रक्चर में। क्या काम होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या आनुवांशिक सूचना को संचित करता है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू जो आपके चाइल्ड हैं, यानी बच्चों में जो गुण आते हैं माता पिता से उनको कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है।
प्रोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद में नाइट्रोजन बेस के रूप में आप क्या क्या काम में लेते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले होता है एडेनिन, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर होता है थाइमिन, जिसको टी से रिप्रेजेंट करता है। फिर आता है ग्वानिन, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर साइटोसिन, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ इस कलर की फॉर्म में स्ट्रक्चर बताई गई है। देन फॉस्फेट, डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजन बेस। ये सभी लिविंग सेल्स, सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। ह्यूमन डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए ये इसके एग्जाम्पल हो गए। मानव में भी पाया जाएगा और जीवाणुओं में भी पाया जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमेशा हमारा क्वेश्चन, द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेनली मेड अप ऑफ। पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनती है? ऑप्शंस आर सेल्यूलोस, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म या ग्लूकोज। आपको बताना है कि पौधों की कोशिका भित्ति जो है इनमें से किससे मिलकर बनती है। पौधों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनेगी? ग्लूकोज से, आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, वो आपको बताना है। देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, तो वो मैंने इसी में जब सेल वॉल पढ़ाया तो आपको बताया सेल्यूलोज से मिलकर बनती है। ठीक है, किससे मिलकर बनेगी? सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज का निर्माण कौन करता है? ग्लूकोज। तो सेल्यूलोज का काम क्या होता है? सेल्यूलोज या ग्लूकोज का काम होता है सेल्यूलोज फॉर्म करता है। सेल्यूलोज का निर्माण कौन करता है? ग्लूकोज द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। साइटोप्लाज्म के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कोशिका द्रव्य, जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, जेली जैसा तरल पदार्थ होता है जो शरीर के अंगों के निर्माण में सहायक होता है। यानी जो आपके बॉडी पार्ट्स बन रहे हैं उनके निर्माण में क्या होता है? आपका सहायक होता है। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या पाया जाता है? साइटोसोल। ये भी फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है जो किसके अंदर पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। ये सारी इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है। बाकी क्वेश्चन का आंसर सेल्यूलोस। सेल्यूलोस के बारे में एक दो चीजें और ध्यान रख सकते हो। सेल्यूलोस क्या होता है? इट इज द मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल्स। सेल्यूलोस पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है और यह पादप कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक है। इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है प्लांट के लिए जरूरी है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है प्लांट अगर सेल वॉल चाहिए तो वो सेल्यूलोस द्वारा ही निर्मित होती है। इसके अलावा सेल्यूलोस एक जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुशर्करा होता है। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। ठीक है, ग्लूकोज की लंबी श्रृंखलाओं में बना होता है। मैंने कहा बहुत सारे ग्लूकोज का जब लीनियर फॉर्म में जोड़ोगे, अगर आपने ग्लूकोज को रेखीय रूप से जोड़ा तो वो सेल्यूलोस बनाएंगे। फिर पादप, शैवाल तथा बैक्टीरिया की कोशिका में पाया जाता है। संरचनात्मक बहुशर्करा है, यानी स्ट्रक्चरल आपके पास में क्या है? आपके पास में ये स्ट्रक्चरल हो गया। फिर इसकी संरचना में बीटा डी ग्लूकोज इकाइयों से बनी होती है और इकाइयां बीटा 1 से 4 ग्लाइकोसाइडिक बंधों। सेल्यूलोज कौन से बंध से जुड़े होते हैं ये पूछ लिया जाता है। सबसे पहले प्रोटीन तो होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स, एमिनो एसिड्स। फिर आ जाता है डीएनए, वो कौन से बॉन्ड से होगा? अभी अभी हमने पढ़ा, डीएनए में न्यूक्लियोइड्स बॉन्ड होंगे और यहाँ पर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होंगे। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन बंधों द्वारा मिलकर माइक्रोफाइब्रल बनाते हैं। ये 3 पॉइंट जो मैं आपको पॉइंटर्स बता रही हूँ ना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। फिर रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका सेल्यूलोज के लिए? C6H10O5। C6H10O5 और N लगाने का मतलब है, आपने बोला लंबी श्रृंखला चलेगी ना ग्लूकोज की, इसलिए। फिर पादप कोशिका भित्ति को कठोरता और मजबूती प्रदान करता है। सेल वॉल का काम ही होता है कि क्या करना? सिक्योरिटी देना या फिर सेफ्टी देना। आकार बनाए रखता है और जल में अघुलनशील होने के कारण ये फाइबर का कार्य करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेल्यूलोस होता है वो जल में अघुलनशील होता है, वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। और अगर डिसॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब फाइबर का काम करेगा। इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं लकड़ी आ गया, कपास आ गया, जूट आ गया, बांस आ गया, या पादप कोशिका भित्ति। इंग्लिश वालों के लिए इट इज द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, ये ध्यान रखना है।
किससे बनता है? ग्लूकोज चेन से बनता है, ये ध्यान रखना है। सब में पाया जाता है ये तो ध्यान रह ही जाएगा। बीटा डी ग्लूकोज से इसकी फॉर्मेशन होती है, ये ध्यान रखना है। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण ये क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स के कारण माइक्रोफाइब्रिल्स बनाता है। केमिकल फॉर्मूला C6H10O5N आ जाएगा। ग्लूकोज में 3 OH ग्रुप होते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। फिर फंक्शन होते हैं, रिजिडिटी देता है प्लांट्स को, उसके अलावा शेप को मेंटेन करता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, जल में अघुलनशील होता है, ये ध्यान रखना है, जिसके कारण किसकी तरह काम में लिया जाता है? फाइबर की तरह। इसका एग्जाम्पल हो गया वुड, कॉटन, जूट, बैम्बू और प्लांट सेल वॉल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में क्या? विच सेल थ्योरी प्रूव्ड दैट द सेमी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड्स परमिट्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स? किस सिद्धांत ने सिद्ध किया कि लिपिड की अर्धद्रव प्रकृति द्वितर के भीतर प्रोटीन की पार्श्व गति से संबंध बनाती है? सेल थ्योरी, फ्लूइड मोजेक थ्योरी और गोल्जी मॉडल या वैक्यूल थ्योरी? कोशिका सिद्धांत, द्रव मोजक सिद्धांत, गोल्जी मॉडल या फिर रिक्तिका सिद्धांत? कौन सी थ्योरी ये बताती है? ये आपको बताना है कि कौन सी थ्योरी आपको बताती है कि यहाँ पर आपके पास में क्या होगा? अर्धद्रव प्रकृति यानी कि सेमी फ्लूइड नेचर। इस पूरे क्वेश्चन में केवल ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है, अर्धद्रव प्रकृति या सेमी फ्लूइड नेचर। सेमी फ्लूइड नेचर के बारे में ध्यान रखेंगे, फ्लूइड मोजेक मॉडल में बताया गया। किसमें बताया गया? द्रव मोजेक सिद्धांत जो है इसमें बताया गया। इसके अलावा कोई पूछ ले सेल थ्योरी किसने दी थी, तो सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत दिया था श्लाइडन और श्वाक ने। ये हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर द्रव मोजेक सिद्धांत। क्या होता है, कैसे काम करता है, ये देख लेते हैं। द्रव मोजेक सिद्धांत का मतलब होता है, फ्लूइड मोजेक मॉडल जो होता है एस.जे. सिंगर और जी.एल. नाइकलसन ने दिया था सबसे पहले। किसने दिया? एस.जे. सिंगर और साथ में जी.एल. नाइकलसन ने 1972 में दिया। फिर उसके अलावा इस मॉडल के अकॉर्डिंग द सेल मेम्ब्रेन हैज अ फ्लूइड लिपिड बिलेयर इन विच प्रोटीन्स आर एम्बेडेड लाइक अ मोज़ेक। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली एक द्रव लिपिड द्विश्रृंखला के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाएगी? द्रव लिपिड द्विश्रृंखला। और इसमें प्रोटीन मोज़ेक के टुकड़ों की तरह जुड़े हुए होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इस मॉडल में स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन को समझाया गया, यानी जो आपकी कोशिका झिल्ली होती है उसकी संरचना को कौन बताता है? ये मॉडल बताता है। It is a dynamic structure in which lipids are fluids and proteins move laterally. ये गतिशील संरचना होती है जिसमें लिपिड द्रव्य होते हैं और प्रोटीन पार्श्व रूप से क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। इतना ध्यान नहीं रखना है किसने दिया, कब दिया और क्या बताता है। दिया एस.जे. सिंगर ने और जी.एल. नाइकलसन ने 1972 में। कोशिका झिल्ली जो है उसकी संरचना को बताता है और उसके अलावा ये लेयर बनाता है, ये ध्यान रखना है। प्रोटीन लिपिड द्विश्रृंखला में जुड़े होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और झिल्ली गतिशील और लचीली होती है, मूवेबल होती है ये जो लेयर है वो। फिर है इम्पोर्टेंस, इसको आपको ध्यान नहीं रखना है ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अपना ब्लर है तो अपन यहीं पे इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे ताकि नेक्स्ट सेशन में हम इस क्वेश्चन को ले सके एकदम क्लियर। अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको कंप्लीटली दे चुकी हूँ वो क्या है कि एसएससी एक्सपर्ट जो कि आपको बेहतरीन फैकल्टीज़ के साथ एसएससी से जितने भी रिलेटेड एग्ज़ाम हैं उन सब से रिलेटेड आपको बेस्ट कंटेंट देती है और बेस्ट कंटेंट के साथ साथ एक प्रॉपर गाइडेंस देती है आपके एग्ज़ाम्स तक। यानी कि जहाँ पर थ्योरी और जो आपके एमसीक्यूज़ हैं उनका एक बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। बहुत सारे बच्चों का डाउट ये था कि ऐप पर कब आपका कोर्स जो है वो लॉन्च होगा, तो उन बच्चों के लिए मैं आपको बता दूं कि एसएससी एक्सपर्ट की ऐप जो है वो लॉन्च हो चुकी है, जो आपको प्ले स्टोर पर बहुत इजीली मिल जाएगी, जो कि टीम एक्सपर्ट नाम से आपको मिलेगी। इसके अलावा जिन भी बच्चों ने अभी तक एसएससी एक्सपर्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनको भी मैं बता दूं कि आप यूट्यूब पर जाकर इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एसएससी एक्सपर्ट नाम से, क्योंकि आपकी आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको वहीं पर मिलेगी। यानी एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी इजीली यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर कोई भी बच्चा एसएससी फाउंडेशन कोर्स जो है ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए हमारा रिकॉर्डेड बैच जो है अवेलेबल है ऐप पर, जो कि आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस यानी 1999 में मिलने वाला है।
अगर आपको इस बैच से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी स्क्रीन पर नीचे एक नंबर शो हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल करके इस बैच से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इस बैच में आपको सभी सब्जेक्ट्स की प्रॉपर क्लासेस विद बोर्ड पीडीएफ नोट्स के साथ मिलने वाली हैं। बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको मिलेंगे। और मैं कह सकती हूँ कि ये जो यहाँ लिखा हुआ है कि अब की बार एसएससी पर अगर कोई बच्चा जो है ये कोर्स लेता है और बिल्कुल ईमानदारी के साथ, जितनी ईमानदारी के साथ आपको आपके टीचर पढ़ा रहे हैं उसी ईमानदारी के साथ इस कोर्स को पढ़ता है, तो ये जो लिखा हुआ है ये सच होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, इसी के साथ ही हम अपनी आज की पहली क्लास जो है उसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमने जीएस के अंदर यानी जनरल साइंस के अंदर सबसे पहले बायोलॉजी वाला पार्ट स्टार्ट किया है और एमसीक्यू के थ्रू हम बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। आप सबको बस कंसिस्टेंट रहना है और इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना है। थैंक यू सो मच।